नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी लाचार सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो आपसे मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये कहानी एक निष्पक्ष न्याय की अनोखी कहानी है। तो आइए सुने कहानी लाचार। परनिंदा सुख प्राप्ति हेतु अधिकारीगणों ने इसके लिए लंच रूम और क्लब नामक संस्थाओं की स्थापना कर डाली। इन संस्थाओं में एक विभाग के अधिकारीगण एकत्र होकर बड़े ही निष्पक्ष भाव से दूसरे विभाग के अधिकारियों की पोल खोल का खेल खेल कर इसका उपभोग करते सुने जा सकते हैं। खुद चाहे भ्रष्टाचार व्यभिचार से कितने ही पंकिल क्यों न हो, दूसरे विभाग के लोगों पर कीचड़ उछालने में महारत रखते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की गोष्ठी में न्यायपालिका और पुलिस निशाने पर होती है, वहीं न्यायिक अधिकारियों की पंचायत में प्रशासन और पुलिस पर छींटाकशी होती रहती है। गो कि दोनों विभागों के निशाने पर पुलिस विभाग ही रहता है। ऐसा नहीं कि इन गोष्ठियों में केवल हल्की बातों का ही चलन है। अपवाद रूप में कभी कभी कोई समझदार संतुलित अधिकारी कोई कायदे की बात जब कहता है तो ज्यादातर लोग अपने पिछले बयानों से विचलित उक्त अधिकारी से सहमत होने की जहमत भी उठा ही लेते हैं। पर ऐसे अवसर कम होते हैं, परंतु यदि होते हैं तो वो ज्यादा लंबे नहीं होते। ऐसे में मीटिंग समाप्त होने पर सभी को लगता है कि आत्मा अतृप्त रह गई कहीं। ऐसा उन्मादी होता है ये परनिंदा सुख। फिर भी इन गोष्ठियों में कभी न कभी कुछ अच्छी बातें और बौद्धिक चर्चाएं भी हो जाती हैं। एकदा ऐसी ही गोष्ठी में पुलिस निंदा की बयार बह रही थी। कारण आज के अखबार में छपा था कि अमुक थाने की पुलिस ने एक 5 वर्षीय पयमुख को मानव वध के आरोप में नामित कर दिया। फिर क्या, सबका कहना था कि पहले तो पुलिस दफा सरपट ही लगाती थी, परंतु अब वो मर्डर जैसे गंभीर अपराधों में सरपट तफ्तीश भी करने लगी। एक अधिकारी ने सबको शांत करने की मुद्रा में हाथ उठाकर अपना अनुभव बताया। अरे भाई, जब मैं फला जिले में तैनात था तो मेरे सम्मुख पुलिस ने एक 70 वर्ष के जर्जर वृद्ध को एक नवयुवक के मर्डर में प्रमुख अभियुक्त बनाकर पेश कर दिया। वो बेचारा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। एक ने पलीता लगाया, बताइए इतना बुढ़ा चलने में अक्षम व्यक्ति एक नौजवान का कत्ल कैसे कर सकता है? पहला अधिकारी बोला, अरे यही नहीं, वो लाचार वृद्ध दाहिने हिस्से से पैरालाइज था। फिर भी अभियोजन का कहना था कि अभियुक्त ने 10 कदम की दूरी से उसे भाला फेंक कर मारा, जिससे वो नवयुवक तत्काल फौत हो गया। हाय, इतने लाचार व्यक्ति को भी नहीं बख्शा? सबके गले से कोरस निकला। फिर आपने क्या जजमेंट दिया? श्रोता अधिकारियों का प्रश्न आया। इसमें कोई दूसरा जजमेंट भी हो सकता है क्या? अधिकारी ने प्रश्न पर प्रति प्रश्न किया। तब तो आपने पुलिस को भरपूर स्ट्रिक्चर यानी कि निर्णय में किसी को प्रतिकूल टिप्पणी, न्यायालय की प्रतिकूल प्रविष्टि से सेवा कर्मियों पर कार्यवाही भी हो सकती है, ये दिया होगा? नहीं, यही तो अफसोस है। अरेस्ट के बाद वो मेरे सम्मुख रिमांड हवालात में निरुद्ध करने निमित्त मजिस्ट्रेट की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया था। मेरा मन तो उसे तुरंत बेल देने का था, मगर मामला काफी चर्चित और पॉलिटिकली हॉट था, इसलिए उसकी उम्र का ख्याल कर मैंने केवल 3 दिन की पुलिस रिमांड अलाउ की। परंतु अगली तारीख के पहले ही मेरा उस जिले से स्थानांतरण हो गया। मेरे बाद के न्यायाधिकारी ने ही उस पर निर्णय लिया होगा। उस लाचार बुढ़े को तो छूट ही जाना चाहिए था। फिर ठंडी सांस लेकर बोले, अगर ईमानदारी अधिकारी हुआ तो। तभी एक सीनियर अधिकारी जो जुडिशियल ऑफिसर सर्विसेज से थे बोले, मैं ही वो अधिकारी हूँ
जिसने उस केस में निर्णय दिया था। सभी को एकाएक सांप सूंघ गया। अधिकारी के सामने ही उसे भ्रष्ट कहने का न तो चलन हो पाया था, न ही साहस। तब तो आपने उस अभियुक्त को अवश्य ही छोड़ दिया होगा। कई लोग संवेद स्वर में बोल पड़े। उस अधिकारी ने उनके सवाल पर ध्यान न देते हुए अपना कथन जारी रखा। बोले, अपनी सर्विस के प्रारंभिक वर्षों में मैं मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम कर चुका हूं, इसलिए मैं पुलिस वालों की लाचारी और मजबूरियों को समझता हूं। अभी अभी जज साहब ने उक्त केस के चर्चित होने और पॉलिटिकली हॉट होने का जिक्र किया था। ये एक निर्विवाद वास्तविकता है कि हम न्यायिक अधिकारियों पर भी समय समय पर सामाजिक और राजनीतिक दबाव आते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें भी अपना संतुलन बनाए रखने में तनाव हो ही जाता है। तो सोचिए कि पुलिस जो प्रशासनिक राजनीतिक शक्तियों के दबाव में हर दम रहती है, उसका संतुलित रह पाना कितना मुश्किल होता होगा। कभी कभी इन दबावों के चलते उन्हें बिना तफ्तीश किए थाने में ही बैठे बैठे रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ऐसी घटनाएं 70% मजबूरी में होती हैं, बाकी 30% गलतियां लापरवाही और सुविधा शुल्क के लालच की वजह से। इस केस में भी पुलिस पर बहुत दबाव था। एक दिन मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके लौट रहा था कि रास्ते में चौक के थानेदार से मुलाकात हो गई। उसने शिष्टाचारवश चौक का मशहूर पान खिलाते हुए कहा, सर, इस केस में आपका फैसला चाहे जो भी हो, मेरी तो फजीहत तय है। यदि केस छूटता है तो लाचार अपाहिज को बेवजह फंसाने के अपराध में मेरा कैरेक्टर रोल खराब हो जाएगा। वहीं यदि सजा हो जाती है तो अभियुक्तगण इतने प्रभावशाली हैं कि उन पर केस चलाने के दंड स्वरूप मेरा तो स्थानांतरण निश्चित है। थानेदार की दयनीयता बताने के बाद जज साहब पुनः उक्त केस पर आए। बोले, वैसे फालिजग्रस्त लाचार वृद्ध द्वारा कत्ल के केस में अभियोजन का केस काफी स्ट्रांग था। बहुत से प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश किए गए थे, जिन्हें बचाव पक्ष गलत साबित नहीं कर पाया। प्रस्तुत किए गए सभी गवाहों ने उस वृद्ध को बहुत ही सरहंग और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया था। वहीं आरोपी के बचाव के सपोर्ट में मात्र फालिजग्रस्त होने की मेडिकल एविडेंस थी। डिफेंस द्वारा प्रस्तुत वकील ने डॉक्टर से पूछा कि क्या 70 वर्ष का बूढ़ा दाहिने हाथ पैर से लकवाग्रस्त आदमी के दाहिने हाथ में इतनी ताकत होगी कि वो भाला फेंककर किसी का कत्ल कर सके? डॉक्टर ने कहा, नहीं। डॉक्टर अपनी जगह बिल्कुल सही था। फिर भी आप सभी इस कानूनी तथ्य से परिचित होंगे कि मेडिकल विटनेस केवल सपोर्टिव एविडेंस मानी जाती है। अधिकतर मामलों में मेडिकल एविडेंस तभी मान्य होती है जब तक वो प्रस्तुत किए गए अन्य साक्ष्य व केस हिस्ट्री को सपोर्ट करती है। वहीं ये भी सत्य है कि कभी कभी मेडिकल एविडेंस पर ही केस का पूरा दारोमदार निर्भर करता है, जैसा कि इस केस में था। परंतु प्रस्तुत केस में मेडिकल एविडेंस और प्रत्यक्षदर्शी गवाह दोनों की दिशा एकदम उलट थी। फिर थोड़े दर्प भरे स्वर में धीरे धीरे परंतु प्रभावपूर्ण स्वर में बोले, और ऐसे ही केसेस में न्यायिक अधिकारी का विवेक ही सर्वोपरि माना जाता है। आप सबका भी अनुभव होगा कि डॉक्टर लोगों को मेडिको लीगल के समुचित प्रशिक्षण के बगैर ही उन्हें इस कार्य पर लगा दिया जाता है। अनुभवहीन नए डॉक्टरों से गलतियां होना स्वाभाविक है। इस केस में उपस्थित डॉक्टर साहब पोस्ट ग्रेजुएट होते हुए भी सेवा में नए होने के कारण मुझे जरा कम अनुभवी लगे। सभी अधिकारियों की उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर थी। उन्होंने पूछा, फिर आपने क्या निर्णय लिया? मैं अनिर्णय की स्थिति में था। मैंने 2-1 पेशियों पर मात्र अगली तारीख दी। उसी समय दीपावली के अवकाश पर मेरा डॉक्टर बेटा घर आया। मैंने उससे पूछा कि क्या दाहिने शरीर से लकवाग्रस्त आदमी भाले से किसी का कत्ल कर सकता है? बेटा बोला, इस प्रश्न के समुचित उत्तर के लिए
कुछ तथ्यों का जानना बहुत आवश्यक है। एक, वो दाहिने हाथ से काम करने वाला था या बाएं से? यदि वो प्रारंभ से ही लबड़हत्था है तो दाहिने भाग के लकवाग्रस्त होने पर भी वो बाएं हाथ से भाला फेंक सकता है। दो, वहीं यदि वो दाहिने हाथ से काम करने वाला है और उसे लकवा हुए कई वर्ष बीत गए हों तो धीरे धीरे उसका बायां भाग भी इतना सशक्त हो सकता है कि वो ऐसा अपराध कर सकता है। परंतु केस के इस चरण में अभियुक्त से पूछा कि वो बाएं हत्था तो नहीं है। बचाव पक्ष इसे सीधा आरोपित करने वाला डायरेक्ट इंक्रिमिनेटिंग प्रश्न मानेगा। अगले दिन ही न्यायालय के पूर्वाग्रह और पक्षपात के कारण केस ट्रांसफर की अर्जी आ जाएगी। ऐसी दरख्वास्तों से न्यायिक अधिकारी का नाम खराब होता है। मैंने कहा। बेटा बोला, इसे अन्य प्रकार से भी जाना जा सकता है। यदि अभियुक्त पढ़ा लिखा है तो आप उसकी राइटिंग देख लें। लेखन ऐसी विशिष्ट गूढ़ विधा है जिसे मांसपेशियों के फाइन एडजस्टमेंट यानी कि बारीक संतुलन की आवश्यकता होती है। यदि उसके बाएं हाथ की राइटिंग ठीक है तो वो बाएं हत्था है। इसके अलावा यदि फालिज के बाद उसकी आवाज़ में कोई लड़खड़ाहट नहीं है तब भी वो बाएं हाथ से काम करने वाला है, क्योंकि साधारणतया दाहिने अंग में पैरालिसिस होने पर दाहिने हाथ से काम करने वालों की आवाज़ भी बंद हो जाती है। बेटे ने गूढ़ जानकारी देते हुए कहा। इसके बाद तो आपका प्रश्न काफ़ी आसान हो गया होगा। एक ने कहा। हाँ, अगली पेशी पर पूछने पर पता चला कि फालिस के समय से अब तक उसकी आवाज़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और अभियुक्त बीए पास है। तब मैंने उसे फाइल पर अंगूठा लगाने के बजाय दस्तखत करने को कहा। उसके दस्तखत एकदम सुस्पष्ट थे। इसका मतलब वो व्यक्ति लाचार नहीं था। मैंने उपरोक्त सभी मेडिकल तथ्यों के आधार पर उसे बाएं हाथ से काम करने वाला मानते हुए उसे सजा सुना दी। कोई बलवा तो नहीं हुआ? अधिकारियों ने पूछा। हाँ, बलवा तो अवश्य हुआ, मगर अदालत के बाहर। इस बलवे ने पब्लिक, वकील साहबान व मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को भी मेरी निष्पक्षता व निर्णय के सही होने का विश्वास दृढ़ कर दिया। सभी अधिकारी उत्सुकता से सुन रहे थे। हुआ यूं कि अभियुक्त वास्तव में बहुत ही दबंग और अपराधी प्रवृत्ति का था। सजा पाकर वो मन ही मन खिसिया गया था। जैसे ही वो अदालत से बाहर निकला उसे विरोधी पार्टी का पैरोकार दिखा जो किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। अभियुक्त विरोधी को हंसता देख एकाएक हिंसक हो उठा। कमर में पुलिस की रस्सी बंधी होने के बावजूद उसने लपक कर बाएं हाथ से ही विरोधी को गले से पकड़ गिरा दिया और लात घूंसे से उसे बुरी तरह घायल कर दिया। बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने उस पर काबू पाया। कई महीनों बाद उसके वकील ने बताया कि हम हाईकोर्ट में अपील में भी नहीं गए, क्योंकि अदालत परिसर में अभियुक्त का हिंस्र होने की इस घटना की वजह से वहां भी अभियुक्त के खिलाफ ही फैसला आने की संभावना थी। एक अधिकारी ने रश्क भरी आवाज में कहा, सर, यदि आपका बेटा डॉक्टर ना होता तो आप भी शायद ये निर्णय नहीं दे पाते। जज साहब श्रद्धा से सर नवाते हुए बोले, सब बाबा विश्वनाथ की कृपा है। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी लाचार। दोस्तों, आपको कहानी और वाचन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दोनों ही देते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।